मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मारा हरियाणा में, आपके साथ देश नैन मोल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानी गेहूं खरीद पर बड़ी जानकारी दी। कहा कि एक दिन में 7,11,000 मीट्रिक टन गेहूं पहुंचा। किसान को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। किसानों को सरकार पर पूरा भरोसा है। गेहूं की ऐतिहासिक आवक हुई है। रबी सीजन में मंडियों में बम्पर फसल की आवक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा। कहा फसल खरीद पर विपक्ष ने उंगली उठाने का काम किया। कई विपक्षी नेता मंडी में पड़े रहे। विपक्ष को अपने समय का भी देखना चाहिए, किस तरीके से किसान परेशान होता था। आपको बता दें कि 1 अप्रैल से हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई थी और नए नियमों के तहत इस बार खरीद की गई। इसी को लेकर विपक्ष लगातार आरोप सरकार पर लगा रहा था और बाकायदा कांग्रेस एनएलडी की तरफ से मंडियों का दौरा किया गया। उनके नेताओं ने तमाम सवाल खड़े किए। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन सवालों का, इन आरोपों का जवाब दिया। दी जा रही 24 फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा प्रदेश कर रहा है। फसल खरीद की साथियों पूरी व्यवस्था को किसान केंद्रित बनाया गया है। इसके लिए कई सुधार किए गए हैं और साथियों जिससे यह प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह ये बनी है। हमने वाहन नंबर भी दर्ज होता है, उसकी भी व्यवस्था की थी कि ट्रैक्टर का वाहन नंबर हो। ये मेरे को समझ में नहीं लगी, ये बुग्गी जो लेकर चले गए। कोई बात नहीं भाई, वो हमारा साधन है, बुग्गी पर भी लेकर आएंगे, क्यों नहीं खरीद देंगे। हरियाणा सरकार, हुड्डा साहब कह रहे थे कोई मुंडे पकड़ लेवा, मैं कहा मुंडे पर भी खरीद लेंगे, कोई भी लेगा खरीद के, परंतु एक एक दाना खरीद देंगे। ये हमने कहा है। जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। कांग्रेस के लोग बोलते रहे कि मैं आऊंगा पोर्टल बंद करूंगा, कर दिया ना पोर्टल बंद। व्यवस्था नहीं थी इनके समय में। इनके समय में तो किसान को क्या क्या दिक्कतें आती थी वो भूल गए ये लोग। किसान नहीं भूला, किसान को ध्यान में है कि इनके समय में कैसे फसल हम बेच करके आते थे, क्या स्थिति होती थी। ये परिवर्तन डबल इंजन सरकार में 2014 से पहले की स्थिति को भी हम सब जानते हैं, जो हमारी सरकार में ये परिवर्तन। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने भी बयान दिया है। आप सांसदों का बीजेपी में स्वागत किया गया उनकी तरफ से। बीजेपी देश हित का सोचने वाली पार्टी है, ये मोहनलाल बड़ौली बोले। कहा निकाय चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। पश्चिम बंगाल में 90% मतदान को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और वहां पर भी जीत का दावा किया है। बहुत ही उत्साह और जोश के साथ जनता ने पूरा आशीर्वाद आज देने का काम किया है। बहुत भव्य ढंग के साथ सभी के नॉमिनेशन हुए और जिस प्रकार का जोश और उत्साह देखने को मिला है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत। हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार, जो भी 7 सांसद आज राज्यसभा के भारतीय जनता पार्टी के बड़े परिवार में शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूं। और वो देश के लिए अच्छा सोचने वाले हैं और देश के लिए अच्छा सोचते हुए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम किया। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वोट परसेंटेज बढ़ी है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए कमल के फूल का बटन दबाने का काम किया है और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार बनेगी। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला को पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ने न्योता दिया है। पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान आया है, मीडिया के जरिए महापंचायत में पहुंचने का न्योता दिया गया है। अभय चौटाला को महापंचायत में शामिल होने को लेकर कहा, यह आमंत्रण सिर्फ पंचायतों तक सीमित नहीं है, प्रदेश के हर व्यक्ति को महापंचायत में बुलाया गया है। दूसरे प्रदेशों से भी नेताओं के फोन आए हैं, सभी चाहते हैं कि इस विषय पर कार्रवाई हो।
आप राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर दुष्यंत चौटाला बोले, कहा बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है। विपक्ष को इस चाल को समझना ही होगा। पूरे देश से लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। मैं तो आपके माध्यम से कह देता हूँ, सबसे ही कह देता हूँ, हर एक नागरिक से कह देता हूँ हरियाणा प्रदेश के कि 27 तारीख को कोई जननायक जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, छात्र हित की पंचायत है। अगर यूनिवर्सिटियों को एक विचारधारा के अड्डे बढ़ने से रोकना है तो आप सब मिलकर हमारा साथ, तो जो सामाजिक फैसला होगा वो तो भविष्य की बात है। और मैं तो खुद हैरान हूँ कि शायद भगवंत मान भी इस देश में नहीं है, अभी विदेश में है, और उनके पीछे ऐसा घटनाक्रम होता है तो ये गंभीर है। और ये गंभीरता शायद सारे ऑपोजिशन को मिलकर समझनी चाहिए कि जिस तरह का कदम बीजेपी ने उठाया है या इतिहास में उठाया है, इनका बस चलेगा तो ये सारी रीजनल पार्टीज को समाप्त कर देगा। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की है। बीजेपी की महिला वर्कर्स ने यहां पर प्रदर्शन किया। कांग्रेस भवन का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है महिला विरोधी होने का। हमारी सहयोगी इंदर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इंदर, तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इनकी मुख्य मांग है, किस बात की नाराजगी है, किस लिए विरोध प्रदर्शन? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੂਮਨਸ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਜੀ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 80 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है। नारी को एक सम्मान देख ही नहीं सकती, उसने हिस्ट्री में नारी के लिए कुछ किया ही नहीं। आज वो हमारे विरोध में है। आप भी नारी हो, हमारे साथ खड़े रहो, साथ दो। देख सकते हो सुदेश किस तरह कांग्रेस का विरोध ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल इंदर, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। एक बार फिर दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की है। ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है जो बड़ी तादाद में पहुंची हुई है और कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन कूच करते पुलिस ने बैरिकेडिंग की और उनको रोका है। दरअसल बीजेपी का ये आरोप है कि जो नारी अभिनंदन बिल लेकर आए थे महिला आरक्षण के लिए, उसमें कांग्रेस ने सरकार का साथ नहीं दिया, जिसके वजह से बीजेपी आरोप लगा रही कांग्रेस पर कि महिला विरोधी है कांग्रेस। और इसी के तहत अलग अलग राज्यों में बीजेपी की तरफ से महिला मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के दफ्तरों का घेराव किया जा रहा है। बकायदा कई राज्यों में जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पर विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाया गया है। 27 अप्रैल को हरियाणा में भी विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा। तस्वीरें चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में महिला कार्यकर्ता पहुंची है बीजेपी की और वो कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन रास्ते में पुलिस ने सारे सुरक्षा के बंदोबस्त किए, बैरिकेडिंग कर उनको रोका गया है।
और हरियाणा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद की तरफ से पूर्व सीएम भजनलाल पर विवादित टिप्पणी की गई है। रेखा शर्मा जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने पूर्व सीएम स्वर्गीय भजनलाल को बदमाश बताया। टिप्पणी करने पर सांसद रेखा शर्मा को लीगल नोटिस भी थमाया गया है। विधायक चंद्रमोहन ने रेखा शर्मा को कानूनी नोटिस दिया है। स्वर्गीय भजनलाल और चंद्रमोहन पर टिप्पणी से नाराजगी है। भजनलाल और चंद्रमोहन बिश्नोई के समर्थकों ने इसका विरोध भी किया है। 7 दिन में सार्वजनिक तौर पर माफी की डिमांड की है। कहा भविष्य में अभद्र टिप्पणी न की जाए। ये सीधे चेतावनी वकील दीपांशु बंसल के जरिए नोटिस भेजा गया है। कहा कि लोकतंत्र में झूठे आरोप गलत हैं। हरियाणा में भाजपा की राज्यसभा सांसद है रेखा शर्मा, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल पर विवादित टिप्पणी की। रेखा शर्मा ने कहा कि इस एरिया में भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन, जो कि पंचकुला में वर्तमान में कांग्रेस के विधायक भी हैं, उनकी बदमाशी थी। बदमाशी करके इन्होंने चुनाव जीते थे। तो सीधे नाम लेकर बकायदा राज्यसभा सांसद बीजेपी की रेखा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो दूसरी तरफ से उनको नोटिस थमा दिया गया है। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। ये श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजनलाल की और चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। ये श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब। तो रेखा शर्मा ने न सिर्फ भजनलाल परिवार को बल्कि बंसीलाल परिवार को भी लपेटने की कोशिश की, लेकिन शायद उनको याद आ गया होगा कि इस वक्त बंसीलाल का परिवार बीजेपी में ही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झज्जर के गांव अखेड़ी मदनपुर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान मोनू के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच भी शुरू कर दी है। जांच अधिकारी के मुताबिक मोनू पिछले 2-2.5 महीनों से मानसिक रूप से परेशान था, जिसे घटना का संभावित कारण भी माना जा रहा है। हालांकि आत्महत्या के पीछे के जो वास्तविक कारण है, उनका पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए आगे अपनी जांच जारी रखी हुई है। झज्जर में एक युवक की संदिग्ध मौत, और इसको लेकर पुलिस अब तफ्तीश में लगी हुई है। मोनू सुनोदर मेरे पास से करीब 2-3 महीने से मानसिक परेशानी चल रहा है। कल गांव में न कोई जहरीला पदार्थ खा के ना तो मुझे मिला समाप्त करके उसके गांव में केड़िया के लिए। अच्छा, ये से 174 भी नशे कार्रवाई की अमल में लाई जाएगी। पोस्टमार्टम कर दिया। अंतिम 10 वाले इनके वासन कर दिया। क्या काम करता था ये प्राइवेट नौकरी करता था। केड़ी उसमें HIL में बच्चे भी बच्चे मरी रहे। खबर गुरुग्राम से है, जहां अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लिया गया है। HSVP ने विशेष अभियान इसको लेकर चलाया। 27 अप्रैल से 8 मई तक ये अभियान चलेगा। आगे भी शहर के कई सेक्टर्स में अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। सेक्टर 27 समेत कई इलाके इसमें शामिल हैं। 100 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहेंगे। 70 पुरुष और 30 महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम भी साथ रहेगी। जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस और फायर टेंडर भी मौजूद रहेगा। HSVP स्टेट ऑफिसर अनुपमा चौधरी ने बकायदा इस बारे में जानकारी दी है। और क्योंकि अभियान पिछले कुछ दिनों से चल ही रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ऐसे में देखा गया कि कई जगह कड़े विरोध का भी सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों की तरफ से ये भी आरोप लगाए गए इस एक्शन पर कि नोटिस तक नहीं दिया गया, बिना नोटिस के एक्शन लिया जा रहा है। तो उधर विभाग भी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने अभियान में आगे बढ़ रहा है। इस बारे में मैं आप सबको अवगत करवाना चाहूंगी। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी हुई थी सुनील सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। तो इसमें अभी 2 अप्रैल 2026 को ही हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि अभी जो हम 4th
फ्लोर का जो बिल्डिंग प्लान पहले एचएसवीपी के द्वारा पास किया जा रहा था, उस पे अभी स्टे कर दिया गया है। फर्स्ट डायरेक्शंस ये हैं कि जितनी भी ROW हैं, राइट ऑफ वे, उन पे जिस भी टाइप की इंक्रोचमेंट हैं, जैसे कि किसी ने ग्रीन एरिया अपना स्थापित कर लिया है या फिर कोई बाउंड्री वॉल बना ली है या कोई टेम्परेरी फेंसिंग कर ली है, तो उन सबको हमें जो भी इस तरीके की वायलेशंस हैं वो सब HSVP के द्वारा रिमूव की जाएंगी। अनऑथराइज्ड तरीके से ऑक्यूपाई किया है तो वो भी वायलेशंस हमें। पानीपत करनाल के 29 व्यापारियों से बड़ी ठगी की गई है। ठगों ने 70 व्यापारियों को सीधे सीधे निशाना बनाया। रईस बनकर गिरोह ने ये चूना लगाया है और महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, ये सब दिखाकर व्यापारियों का भरोसा पहले जीता गया। उधार में करोड़ों का माल लेकर ये फरार हो गए। 4 नामजद समेत पूरे गिरोह पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 22 अप्रैल 2024 को फैक्ट्री पहुंचे थे आरोपी। खुद को बड़े कारोबारी बताकर ऑर्डर लिया गया और पहला सौदा 2,28,900 रुपए में तय हुआ। पहला चेक बैंक में लगा तो बाउंस हो गया, दूसरा चेक भी फर्जी निकला। पेमेंट मांगने पहुंचे तो धमकी दी गई। ये जितने भी व्यापारी हैं, चलो मैं तो झेल गया 23 लाख रुपए, ऐसे ऐसे भी हैं बेचारे जिनके 2-2 लाख रुपए हैं, जिनका काम ही है। एक तो बेचारा बिल्कुल अपाहिज है, वो विकलांग है, उसको मारा। एक अभी इस भाई को मारा। तो इनमें एक जो है ना राहुल, वो सबको गालियां देता है, धमकियां देता है। उसने मुझे भी दी थी, जब तुझे उठवा दूंगा और मैं तुझे जानता नहीं, मुझे मैं भाई जो तुझे करना कर ले। तो भाई साहब मैं तो आपके माध्यम से यही बात कहूंगा, सीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है और जो हमारे अनिल विज जी है, अनिल विज जी कुछ कर सकते हैं तो अगर हमें उनके यहाँ अंबाला भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन लोगों के पुलिस कार्रवाई में ये दीपक कपूर है, ये राहुल है, ये सरदार प्रीत सिंह है और ये राजरतन है। चारों ये इन सभी व्यापारियों के साथ ठगी कर चुके हैं, जो कि लगभग 30 से 40 करोड़ की ठगी इनसे कर चुके हैं। इनसे पर पूरे शातिर दिमाग से इनके पास आते हैं और सब के व्यापारियों की जानकारी लेके उनसे उधार में माल लेके आगे कम रेट में बेच के उसकी पैसों की अपनी पूर्ति कर लेते हैं और उसके बाद ये अपनी ऐशी करते हैं। हमने इनके खिलाफ एक कंप्लेंट दी है तहसील कैंप थाना में। हमारी पुलिस से यही डिमांड है कि भाई इनको सबको उठाया जाए और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई करके और इस ठगी पे रोक लगाई जाए, जो कि समाज को। फतेहाबाद में इंटरकास्ट लव मैरिज करने पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। धारदार हथियार और लाठी डंडे चले हैं। इस झगड़े में दोनों पक्षों के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस झगड़े का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दुकान पर बैठे युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। युवक ने अपने बचाव के लिए कभी कुर्सी तो कभी वहां पड़े राशन के डिब्बों को उठाकर अपनी किसी तरह से जान बचाई और पुलिस को सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जानकारी जुटाई जा रही आरोपियों के बारे में। जानकारी के ये भी आई कि जिस युवक ने इंटरकास्ट लव मैरिज की, उसका परिवार सामाजिक बहिष्कार के चलते हिसार में रह रहा है। युवक का भाई गांव आया था, जिसके बाद झगड़ा बढ़ गया। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले को नमन करते हुए उनके विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि दोनों महान व्यक्तियों ने शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के माध्यम से विकास की नींव रखी थी। सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं, उन पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है। पंचायतों में 50% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पिछड़ी श्रेणियों को आरक्षण और एससी वर्ग को 20% आरक्षण दिया गया है। इसके साथ ही विद्यार्थियों को 12,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति देकर शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने किया फुले और अंबेडकर को नमन। अंबेडकर फुले जयंती कार्यक्रम में सामाजिक न्याय का संदेश। कार्यक्रम में सीएम सैनी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। महिला सशक्तिकरण से लेकर आरक्षण तक फैसलों का जिक्र। गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के उत्थान पर सरकार का फोकस।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश की दो महान विभूतियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। चंडीगढ़ के सिविल सचिवालय में आयोजित जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में दोनों महापुरुषों के विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। साथियों, ये दोनों महान विभूतियां महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। साथियों, ये केवल ये महापुरुष नहीं थे, इनके जीवन को अगर हम देखते हैं, गहराई से अगर देखते हैं, इन्होंने समाज में समानता, शिक्षा और न्याय की ज्योति जलाने वाले ये दोनों युग दृष्टा हैं। साथियों, ऐसे महान व्यक्तित्व के उस पखवाड़े के अवसर पर हम एकत्र हो रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं आप सबको साथियों उनके जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा फुले जीवन पर अब प्रकाश डालते हुए बताया कि दोनों महापुरुषों के जीवन का हर क्षण समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे जिसे लंबे समय तक उपेक्षा और भेदभाव का सामना करना पड़ा। महात्मा फुले ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया। साथियों, हम सब जानते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने उस समय में समाज को जगाने का काम किया है। और साथियों, जब समाज में अंधविश्वास, भेदभाव, अशिक्षा को लोगों को जिसने जकड़ा हुआ था, साथियों उन्होंने कहा था, महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है। ये महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने कहा था कि शिक्षा वो शक्ति है जो इंसान को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करती है। शिक्षा वो ताकत है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि दोनों महापुरुषों ने केवल दलित और पिछड़े वर्गों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम सैनी ने आह्वान किया कि आज आवश्यकता है कि उनके विचारों को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर व्यवहार और नीतियों में लागू किया जाए। सीएम सैनी ने बाबा साहेब के विचारों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने समानता, न्याय और अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। साथियों, हम सब जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके जीवन, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, साथियों कौन नहीं जानता उनका जीवन संघर्ष, साथियों ज्ञान और संविधान निर्माता निर्माण से उन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जन्म लेकर के ये सिद्ध किया है साथियों कि परिस्थितियां कैसी भी हों, साथियों अगर परिस्थितियां अनुकूल भी नहीं हो तो सबसे बड़ा हमारा संकल्प होता है। और जब संकल्प व्यक्ति धारण करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वाक्य याद आता है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने साथियों हमें कहा था।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार की कई योजनाओं और नीतियों को जनता के साथ साझा किया। सीएम सैनी ने बताया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की गई है। पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज और शहरी निकायों में आरक्षण देकर उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत किया गया है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।